कि क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से बेसिक वाले भी आते हैं, भले ही पेपर कितना भी टफ आता है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ज़रूर। तो मैं बहुत एक्यूरेसी वाला गेम खेलती थी प्रीलिम्स में हमेशा। इस बार प्रीलिम्स में 74 अटेम्प्ट किए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा खींच के। ओके, तो दूसरा सवाल मेरा ये था मैम पीवाईक्यूज के लिए कि थोड़ा सा मैं इसमें इसको डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे कि पीवाईक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट किया जाए, मतलब यूपीएससी का विचार तो मेरे मन में स्कूल टाइम से ही था। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी सीएससी 2023-24 के रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद से हम लगातार इंटरव्यूज कवर कर रहे हैं। और अभी हमारे साथ में मैम है सुरम्या शर्मा मैम, जिनकी इस बार 281वीं रैंक आई है। तो मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। ओके, तो मैम मैं सबसे पहले अगर बात करूं, जैसे रिजल्ट आया, आपको पता लगा रिजल्ट आ चुका है, तो कैसा माहौल था घर का, कैसा फील कर रही थी, और उसके बाद में अभी कैसा, क्या कुछ चेंजेस हुए हैं? हाँ, तो रिजल्ट आया तो सब लोग खुश थे एकदम से। नाम था लिस्ट में तो वो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो सभी लोग खुश थे। फिर धीरे धीरे सबको पता चला, वृंदावन में सबको पता चला। अब वृंदावन में बहुत टाइम से कोई किसी ने यूपीएससी क्लियर नहीं किया है और आई थिंक नियर मेमोरी में, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही किया और एज अ गर्ल ऑल्सो आई एम द फर्स्ट। तो मतलब लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित थे, काफ़ी लोग घर पर आए, एकदम फेस्टिवल जैसा माहौल रहा है इस समय घर में। तो यही सब रिजल्ट के बाद देखा। ओके, तो मैम मैं जानना चाहूँगा ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और इसके अलावा बाकी की बातें हम आगे करेंगे। थोड़ा सा अपना अटेम्प्ट एंड अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है वो बताइए। जी, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। और एजुकेशनल में बैकग्राउंड मेरा है कि मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में जेपी इंस्टीट्यूट नोएडा से। 2020 में मेरा हो गया था। फिर 21, 22, 23 ये 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं मैंने। ओके जी। ओके, तो इससे पहले क्या लगता है आपको, कहाँ कुछ कमियां रह गई थी? इससे आपके जो पहले 2 अटेम्प्ट थे, आपका थर्ड अटेम्प्ट था, इससे पहले 2 अटेम्प्ट्स में कहाँ, क्या कुछ, कितनी कमियां रही थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया था? फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही मुझे लगता है इनएक्सपीरियंस था मुझे। और मुझे टाइम मैनेजमेंट इश्यूज बहुत थे प्रीलिम्स में, जो मुझे वहाँ पेपर में समझ में आया। और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी नहीं कर पाई थी पेपर में। तो कॉस्ट मेरी 1-2 क्वेश्चंस की ही आई थी। कट ऑफ मैंने 6 नंबर से ही मिस किया था तब पहले प्रीलिम्स में। तो पहले तो मैंने चीज़ें वो आइडेंटिफाई की। सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मेंस में मतलब मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। अब उसमें भी यही था, हर सब्जेक्ट हर पेपर में मेरा 10-10 नंबर का ऐसा मार्जिन रह गया था, तो मेरा उससे रह गया। अब उसमें प्रॉब्लम्स थी कि आंसर्स में थोड़ी कमियां थी, थोड़ा वैल्यू एडिशन नहीं था और थोड़ा लेंथ भी कम थी आंसर्स की। मैंने कंप्लीट किया था जैसे तैसे पेपर, लेकिन वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई थी कई जगहों पर। तो मेंस इसलिए सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट में ये सब चीज़ों को मैंने आइडेंटिफाई करके थोड़ा रेक्टिफाई किया, तो फिर हो गया। अच्छा मैम, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? मेरा ज्योग्राफी है। ओके, ज्योग्राफी है, ठीक है, हम ज्योग्राफी के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं प्रीलिम्स के बारे में थोड़ा सा आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि प्रीलिम्स में आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि प्रीलिम्स हर बार टफ होता जा रहा है। हर साल जैसा हम देखते हैं कि प्रीलिम्स के बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है और सवाल बहुत ज्यादा ऐसे टफ है, बिल्कुल टफ है, सवाल आ रहे हैं जिनको अटेम्प्ट करने में ही हालत खराब हो जाती है, और ऊपर से सी सेट, उसका तो कहना ही क्या। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रही थी प्रीलिम्स में? प्रीलिम्स में मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे थी कि मेरा स्टैटिक पोर्शन में फोकस करती थी सबसे पहले तो, कि क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से बेसिक वाले भी आते हैं, भले ही पेपर कितना भी टफ आता है लेकिन ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ज़रूर, जैसे पॉलिटी में और इकोनॉमी वगैरह में। तो वो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ मेरी रहती थी कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके जाती थी। अब हम कह सकते हैं कि इस बार जैसे नहीं, कहाँ था प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नहीं, पैटर्न काफ़ी जगहों पर आता है। कुछ टॉपिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, उनके ऊपर ही सवाल वापस आते हैं, तो वो वहाँ से हेल्प होता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मुझे सी सैट में भी बहुत इमेंस बेनिफिट मिला। मैं सॉल्यूशंस देखती थी मैथ्स वाले क्वेश्चंस के, मुझसे होते नहीं थे, तो वहाँ उन सॉल्यूशंस में कुछ तरीके होते थे सॉल्व करने के, तो उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ। और तीसरी चीज़ प्रीलिम्स में एक टाइम मैनेजमेंट का भी होता है, टाइम मैनेजमेंट, और आप 2 घंटे को कैसे हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर।
तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आप पेपर दें, स्ट्रैटेजी से दें। और जब मैं मॉक टेस्ट देती थी प्रीलिम्स के, तो मैं उसमें ये देखती थी कि मैं कितने अटेम्प्ट करने पर मेरे कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। तो मैं बहुत एक्यूरेसी वाला गेम खेलती थी प्रीलिम्स में हमेशा। तो मैं हमेशा बहुत कम अटेम्प्ट किए हैं प्रीलिम्स में। सबका अलग होता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो 100 अटेम्प्ट करके आते हैं, 90 अटेम्प्ट करके आते हैं। इस बार प्रीलिम्स में 74 अटेम्प्ट के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा खींच के। तो मेरी स्ट्रैटेजी ऐसे रहती थी प्रीलिम्स में। अच्छा मैम, आपने एक तो बात कही एक्यूरेसी की और दूसरी बात कही आपने पीवाईक्यूज की। मैं दोनों पर थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगा। वो एक पहले तो मैं एक्यूरेसी की बात करता हूँ क्योंकि वो बहुत जरूरी है। एक्यूरेसी कैसे मेंटेन की जाए एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पर इतनी ज्यादा स्ट्रेस होती है, एंजाइटी होती है और टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है वहां पर। तो उस एक्यूरेसी को कैसे वहां पर किस तरह से, किस मापदंडों पर उसका तोला जाए? अब ये तो मुझे लगता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं मॉक टेस्ट की प्रीलिम्स में, तब हमें अपना पैटर्न समझ में आता है कि हम किस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाते ठीक से, और कहाँ हमारा गेस वर्क बिल्कुल फेल हो रहा है, कौन से सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, कहाँ हमारी नॉलेज गैप्स है, तो हमें वहाँ पर रिस्क नहीं लेना। तो ये सब चीज़ें हमें मॉक टेस्ट में देखनी चाहिए, उसी के लिए होते हैं मॉक टेस्ट। ओके, तो दूसरा सवाल मेरा ये था मैम पीवाईक्यूज के लिए कि थोड़ा सा मैं इसमें इसको डिटेल में जानना चाहूंगा आपसे कि पीवाईक्यूज को किस तरह से अटेम्प्ट किए जाए, मतलब उनको किस तरह से सॉल्व किए जाए उनसे, या फिर उनके नोट्स बनाए जाएं, या कुछ आपका और तरीका था पीवाईक्यूज को सॉल्व करने का? अब पीवाईक्यूज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक बुक ली थी 25 इयर्स की, मृणाल पटेल सर की एक बुक आती है। 25 साल के उसमें सारे पेपर्स होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। तो मैं टॉपिक वाइज करती थी। पहले तो मैं 10 साल के करती थी, फिर मैं उसके और पीछे जाती थी। अब कैसे करते थे कि जैसे कोई कीवर्ड है, ठीक है, जैसे द्रोण व्यापा, ऐसे वापा करके एक कीवर्ड था। तो अब आप उसको देख लीजिए, एक बार आ गया है तो उसके बारे में थोड़ा सा उसको और अलग से evaluate करके थोड़ा विकिपीडिया पे उसको देख लो कि वो कहाँ से आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है उसका एक स्टेप डीप करके आ जाए। तो ये एक तरीका मैंने सीखा था, जो मैंने किया था सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जहाँ तक मैं कर पा रही थी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं पीवाई। तो मतलब मैं कहूँ कि जो पीवाईक्यूज हैं उनके जो ऑप्शंस हैं और वो सवाल उसको अलग से गूगल करके उसके नोट्स वगैरह बना लेने चाहिए। हाँ, मतलब शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, दिमाग में रखना चाहिए ऑप्शंस को भी और क्वेश्चन को भी, क्योंकि कोई पता नहीं है आज उसके बारे में कोई नेगेटिव सवाल है तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट करके आ जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। जी जी। इसी तरह से करना अच्छा मैम, एक और चीज, ये तो प्रीलिम्स के बारे में हो गया। मेंस के बारे में पीवाईक्यूज का आपका क्या कहना है? मेंस के पीवाईक्यूज को किस तरह सॉल्व कर लिए? क्या उनको जिस तरह से हम टेस्ट सीरीज लिखते हैं वैसे ही, या उसके भी कुछ नोट्स वगैरह तैयार करने चाहिए, या किस तरह से करनी चाहिए मेंस के पीवाईक्यूज के लिए? मेंस के पीवाईक्यूज तो एकदम ही ऐसा होता है कि काफी बार टॉपिक ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, तो वो तो देखने हैं कि किस तरह से किसी टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब उसके नोट्स हम इस तरह से ही बना सकते हैं कि हम सिलेबस के जो पॉइंटर्स हैं और जो प्रीवियस ईयर में उन पॉइंटर्स पे क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें वो पॉइंट्स मिल जाएंगे कि किन पॉइंटर्स पे हमारे पास रेडी होना चाहिए कुछ मटेरियल, कुछ कंटेंट मेंस के लिए। तो इस तरह से हम पीवाईक्यूज को मेंस में यूज कर सकते हैं। ओके ठीक है मैम। दूसरी चीज मेंस के बारे में बात कर, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मैम किससे इंस्पायर थी, या माइंड में कहाँ से आया, कब कब शुरुआत हुई थी यूपीएससी के लिए? यूपीएससी का विचार तो मेरे मन में स्कूल टाइम से ही था, क्योंकि मेरे घर में पापा और मेरे बाबा तो पॉलिटिकली एक्टिव रहे हैं थोड़ा लोकली, और सोशल वर्क में पापा बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। तो मैंने उनको बचपन से ही देखा है लोगों की मदद करते हुए, बाहर जाते हुए, लोग मिलते हुए। काफ़ी सोशल एनवायरनमेंट हमारे घर में भी रहा। तो मुझे अपने लिए लगता था कि सिविल सर्विसेज मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि पढ़ना भी पसंद था, और सिविल सर्विसेज का जो एरिया है वो बहुत डाइवर्स है, और आपका ये श्योर एक एरिया है जहाँ पे आप कर ही सकते हैं। पॉलिटिक्स तो थोड़ा अनसर्टेन है, और 5 साल के लिए आप आते हैं, पैसा बहुत है, पैसा बहुत लगता है उसमें, बहुत चाहिए पैसा। लेकिन सिविल सर्विसेज में आने के लिए आपको मेहनत और इन सब चीज़ों से आप अपना नाम पा सकते हैं वहाँ पर। ये वाली चीज़ थी। तो कब से शुरुआत होती है? देखिए, स्कूल में सोच लिया था मैंने, 12th में ही ये फिक्स कर लिया था कि हाँ यही करना है। अब ग्रेजुएशन आर्ट्स में करना चाहती थी मैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स थोड़ा चाहते थे कि मैं बीटेक करके कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर साइंस में 1 आध साल जॉब भी कर लूँ, थोड़ा देख लूँ।
और उस फील्ड में भी थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करूँ और फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाऊँ। तो मैंने बीटेक तो किया कंप्यूटर साइंस में, लेकिन उसके बाद मैंने कह दिया कि नहीं, अब अच्छा। बस अब इसके आगे जॉब वगैरह मैं नहीं करूँगी, जो मुझे करना है वही करूँगी। तो मैं घर आ गई फिर ग्रेजुएशन के जस्ट बाद, फिर मैंने यहाँ से ही सब कुछ तैयारी करी। क्या लगता है प्लान भी होना जरूरी है क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान? मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे थ्रू आउट प्रिपरेशन लगा कि हाँ, होना चाहिए था एक प्लान बी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। रिजल्ट से एक दिन पहले भी मैं सोच रही थी कि क्या करूँगी इसके आगे, फिर इसी साइकिल में फंसना है मुझे, तो साइकिल में से निकलना मुश्किल हो जाता है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आप कर सकते हैं प्लान बी के साथ तो कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग करते भी हैं, मैंने देखा है। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी आजकल बहुत हैं। तो कहीं से भी किया जा सकता है। पर्सनल चॉइस है, मुझे लगता है ये तो। अब उसी के अकॉर्डिंग सबको करना चाहिए। अच्छा मैम, आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी क्या, तैयारी शुरुआत जब आपने करी थी? नहीं, मैंने ऐसे कोचिंग में एनरोल कभी नहीं किया, जैसे फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं कोचिंग दिल्ली में, ऐसे तो नहीं किया। और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं ऑनलाइन रिसोर्सेज से बहुत जुड़ी हुई थी और कुछ ऑनलाइन मेंटर्स को मैंने देखा, ऑनलाइन क्लासेस देखी, जैसे ऑप्शनल के लिए ऑनलाइन क्लासेस देखी। तो ये सब चीज़ें मैंने काफ़ी की, क्योंकि मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, गाइडेंस तो चाहिए, आइसोलेशन में करना बहुत मुश्किल है। तो ऑनलाइन तरीके से मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो आंसर राइटिंग उनको कब से करनी चाहिए? क्या फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग कर देनी चाहिए, या उनको थोड़ा सा पढ़ के, थोड़ा सा कंटेंट अपने पास लेकर के तैयारी करने के बाद तब? नहीं नहीं, फर्स्ट डे से तो आप कैसे करेंगे, उसमें लिखना भी तो है आंसर में, और कुछ भी लिखेंगे हम फिर, और टाइम बाउंड मैनर में भी लिखना होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपका पूरा एक मेजर, जैसे हिस्ट्री का आपने कंप्लीट कर लिया या ज्योग्राफी का कंप्लीट कर लिया, तब आप उठाइए कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उससे भी पहले आप देखिए टॉपर आंसर कॉपीज होती हैं, जैसे कि आंसर लिखने का फॉर्मेट ही क्या होता है, मतलब टू द पॉइंट कितना लिखते हैं वो लोग, किस तरह से लिखते हैं, हर सब्जेक्ट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर शुरू में तो हम बिना टाइम लिमिट के लिख सकते हैं कि हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, हम लिख रहे हैं पहली बार में। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास आता है, फिर हम विद इन टाइम लिखने की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 7 मिनट में 10 मार्कर लिखना है, तो वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है फिर। तो अच्छा मैम, आजकल चैट जीपीटी का जमाना है, चैट जीपीटी है और गूगल जेमिनी जैसे कई कई प्लेटफॉर्म आ गए हैं, तो कई चीजें हैं। तो क्या तैयारी के दौरान आपने इन सब चीजों का इस्तेमाल किया था, और अगर किया था तो कितना रोल रहा इन सब चीजों का? हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो चैट जीपीटी का मैंने यूज़ मेंस के समय काफ़ी किया था, वैल्यू एडिशन के लिए, केस लॉज और थिंकर्स, ज्योग्राफी में एग्जाम्पल्स, ये सब मैं सर्च कर लेती थी। फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है इसका। जेमिनाई का यूज़ मैंने किया क्योंकि वो करंट उसमें आ जाता है। चैट जीपीटी का पुराना अपडेशन है 2021 तक का। तो जेमिनाई का यूज़ किया, तो उसमें रीसेंट जो न्यूज़ मुझे चाहिए होती थी या कुछ एनालिसिस चाहिए होता था, तो जेमिनाई से मैं देखती थी उसको। ओके मैम, अगर मैं आपके ऑप्शनल की बात करूँ, आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, उसकी तैयारी आपने किस तरह से की थी? क्या स्ट्रेटजी रही थी आपकी, क्या रिसोर्सेज रहे थे, वो जरा बताइएगा। ज्योग्राफी ऑप्शनल में देखिए, मैंने स्टार्टिंग में ऑनलाइन क्लासेस देखी थी, जब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता था। एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी और ऑनलाइन क्लासेस के सिद्धार्थ सर की एनसेम्बल की क्लासेस देखी थी मैंने। लेकिन मुझे लगता था कि उसके बाद भी कुछ मुझे रिक्वायरमेंट्स थी, कुछ और समझने की रिक्वायरमेंट्स थी, तो मैंने बुक्स से भी पढ़ा है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे सविंद्र सिंह बुक मैंने पढ़ी, फिजिकल, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पढ़नी होती है। कुछ टॉपिक्स में अगर आपको ज़रूरत लग रही होती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाती है वो। और इंडिया के लिए, मतलब इंडियन ज्योग्राफी के लिए खुल्लर बुक एक स्टैंडर्ड पढ़ी थी। लेकिन हर बुक में कुछ ना कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, अल्टीमेटली हमें आंसर अच्छा लिखना है। तो इस तरह से मैंने ऑप्शनल को किया है। जी। मैम, क्या लगता है कि टॉपर कुछ अलग सोचते हैं औरों से, जो लिस्ट में नाम नहीं बना पाते हैं, नाम नहीं उनका रह जाते हैं? क्या कुछ उनका तरीका अलग होता है? क्या कहती हैं इसके बारे में? देखिए, जिनका लिस्ट में नाम रह जाता है इंटरव्यू के बाद भी,
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी एक सब्जेक्ट में उनके कम रह गए या इंटरव्यू में ही कम रह गए, तो यहाँ पर मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो डिजर्विंग नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते, या उनकी कहाँ कुछ ज़्यादा ही कमी रह गई हो। कुछ एक आध जगह पर ऐसा हो सकता है कि उनको रिवॉर्ड नहीं मिला जो उन्होंने किया उस चीज़ का, तो मैं तो यही कहूँगी कि ऐसा हो जाता है। और बाकी तो अगर सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो स्टेज तक आ ही जाते हैं, मुझे लगता है। ओके। अच्छा मैम, जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? आपका लास्ट एडवाइस उनकी क्या, उनके लिए क्या रहेगी? देखिए, पहले तो कोई कर रहा है इस चीज़ को बहुत सीरियसनेस से कर रहा है तो उनको हार नहीं माननी चाहिए। हर स्टेज पर ऐसे सेटबैक्स आते हैं कि प्रीलिम्स रुक जाए या मेंस रुक जाए, तो ज़रूरी ये होता है कि किस वजह से रुका। ये नहीं कि रुक गया, हार मान के बैठ गए। आप देखिए कि मार्जिन कितना था, कहाँ कमी रहे? 10 नंबर का ही मार्जिन रह गया, 5 नंबर का ही रह गया, क्यों रह गया उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। मेंस में भी सिमिलरली यही है कि आपके किस सब्जेक्ट में, किस पेपर में आपके कम रह गए हैं, आप उसको इम्प्रूव कैसे कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो इसी से ही हमें मोटिवेशन मिल जाता है नेक्स्ट टाइम के लिए कि इतना रह गया था तो अगली बार ये इम्प्रूव कर लेंगे। जी, ओके, थैंक यू मैम। एंड इसी के साथ ऑल द बेस्ट और आपके बेटर फ्यूचर्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू मैम।